नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजुमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो है स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी होती क्या है, इसको हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसका बेस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये स्टोरी मेरी जो है वो इसके ऊपर है और इसको जानने के लिए पहले समझेंगे कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी शब्द जो है वो स्ट्रैटेजिया नाम के ग्रीक वर्ड से आई है, जो कि 6वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल हुआ था। 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसका इस्तेमाल रोमन या वेस्टर्न लिटरेचर्स में ही था। जब 20वीं शताब्दी आई उस समय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के समय, या हम कह सकते क्योंकि उस समय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते थे या आपके स्ट्रैटेजी कॉन्फ्लिक्ट के समय स्ट्रैटेजी नाम जो है वो सामने आया। तो क्या होता है ये स्ट्रैटेजी? इसको स्ट्रैटेजी मतलब होता है कोई एक हायर लेवल का प्लान जिससे आप एक या दो गोल अचीव कर सकते हैं इन कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए काफ़ी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी है वो डिपेंड करता है प्रोफेसर रिचर्ड रूमवेल्ट के स्ट्रैटेजी के बेस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रैटेजी जब भी हम जानते हैं कि ये किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है, हम मान लेते हैं कि गोल मतलब होता है एंड। तो इस एंड तक पहुंचने के लिए हमको किसी मीन्स का सहारा लेना पड़ता है, या फिर हमारे रिसोर्सेज तो होते हैं, तो रिसोर्सेज को आप मीन्स के ज़रिए जब गोल तक लेके जाते हैं उस समय इस जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड रूमवेल्ट ये बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला होता है डायग्नोसिस, दूसरा होता है आपका गाइडिंग पॉलिसी, और तीसरा होता है आपका कोहेरेंट एक्शंस, यानी क्या आप एक्शन लेने वाले हैं। तो जो डायग्नोसिस मतलब ये होता है कि आपके चैलेंज क्या है, आप किस प्रॉब्लम से, मतलब वो ये बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 मतलब कि फेजेस हैं। पहला है डायग्नोसिस, यानी कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका चैलेंज क्या है। सेकंड होता है गाइडिंग पॉलिसी, यानी कि आप उस चैलेंज को जो फेस कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। और थर्ड होता है जो पॉलिसी आपने बनाई है, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसके अगेंस्ट में एक्शन प्लान क्या है। तो ये जब तीन चीज़ आपस में जुड़ जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कर्नल, और कोई भी स्ट्रैटेजी का ये बेस स्ट्रक्चर रहता है। तो अब ये जो आपका डायग्नोसिस पार्ट हो गया और आपका जो गाइडिंग पॉलिसी पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम लोग फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इकट्ठा करके इनको कहते हैं फॉर्मुलेशन। तो कोई भी स्ट्रैटेजी का बेस स्ट्रक्चर जो होता है वो कर्नल होता है, और स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट होते हैं। उसके पार्ट क्या होते हैं? आपका पहला होता है स्ट्रैटेजिक मतलब फॉर्मुलेशन, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो कर्नल के जो पीछे पहले के 2 पार्ट है, यानी डायग्नोसिस और जो गाइडिंग पॉलिसी है, वो आ जाता है आपका फॉर्मुलेशन में। और जो एक्शनेबल आइटम होते हैं, जो एक्शन आप लेने वाले होते हैं, जो कोहेरेंट एक्शन होते हैं, वो आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, सो ये जो फॉर्मुलेशन है इसमें 2 चीज़ें रहती हैं। पहला होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, यानी कि आपका जो डायग्नोसिस है, जो चैलेंज है, और दूसरा जो आपका गाइडिंग पॉलिसी है, वो आपका जो फॉर्मुलेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, थिंकिंग के जरिए एंड प्लानिंग के जरिए। तो प्लानिंग मतलब कि डिसीजन लेना, कोई भी आप काम करें तो डिसीजन कैसे लेंगे, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। और थिंकिंग आपका होता है कि आप मेंटली कॉग्निटिव तरीके से किस तरीके से आप सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, कोलैबोरेशन होकर कर रहे हैं। तो जब ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग आप साथ में जोड़ देंगे वो फॉर्मेशन बन जाएगा। और फॉर्मेशन यूज किस लिए हो रहा है? आपका गाइडिंग पॉलिसी बनाने में, और आपका जो चैलेंज है, जो डायग्नोसिस है, उसको आइडेंटिफाई करने में। और जो दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, वो आपका जो एक्शन आइटम जो आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो अगर आप बोले ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर मिलिट्री थ्योरी की तरफ जाते हैं तो मिलिट्री थ्योरी में बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी होता है जब ये तब इस्तेमाल होता है, ये वर्ड वो है जब हम लोग एक प्लान बनाते हैं, बहुत बड़ा एक बहुत उच्च स्तरीय प्लान या बहुत बड़े विस्तार प्लान बनाते हैं, जिसमें आप पूरे देश के फोर्स को इकट्ठा करते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए आप, अगर विक्ट्री आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इस पूरी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी। जब आप एक लॉन्ग फोर्स को इकट्ठा करके, पूरे देश की फोर्स को इकट्ठा करके विक्ट्री ऑब्जेक्टिव बना के आप अगर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग
वहाँ पे स्ट्रैटेजी कहते हैं मिलिट्री थ्योरी में होता है। जैसे कई बार बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है या बहुत से ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, जैसे चाइना के जब वार होते थे वो लोग कैट्स या डॉग्स का इस्तेमाल करते थे, तो या मंगोल्स लोग बहुत अलग तरीके के स्ट्रैटेजिक वारफेयर यूज़ करते थे और साइकोलॉजिकल वारफेयर यूज़ करते थे। वो इसलिए करते थे कई बार क्या होता है कंट्रीज़ का मोरल, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही होती है तो उसका मोरल डाउन कर देती है लोगों का, उनके खिलाफ नेगेटिव ब्रांडिंग करती है, या इकोनॉमिकली उनके रूट्स आपस में रूट बंद कर देते हैं, ट्रेड रूट बंद कर देते हैं, ब्लॉकेट लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये सब मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है जिससे आप लोग अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। तीसरा होता है जो मैनेजमेंट थ्योरी में होता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो 1961 में चैंडलर ने दिया था। उन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हम जो भी इंटरनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं वो उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। और इसी तरीके से फिर माइकल पोर्टर आए, उन्होंने 1980 में बताया कि उन्होंने बोला कि कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में कम्पिटिटिव बनना है तो उसके लिए वो अपने गोल्स को, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो गोल्स बना पाए, तो वो एक कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसके बाद आपका हेनरी मिन्सबर्ग आए, उन्होंने 5P मॉडल दिया स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैनेजमेंट थ्योरी में इस तरीके से बताया जाता है, मिलिट्री में मैंने बताया आपको कि वो कई जिससे हम लोग विन कर सके, विक्ट्री ले सकें। लेकिन मेरा जो कोर फोकस है वो है कर्नल के ऊपर, जो कि प्रोफेसर रूमेल ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो बेस स्ट्रक्चर है स्ट्रैटेजी के ऊपर और उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इसकी जो कहानी है वो कहानी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। ये तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था 1945 के बाद, तो आपके जो दो मेजर कंट्रीज थे सोवियत यूनियन और यूएस, ये दोनों चाहते थे कि पूरे देश पे अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने क्या किया था काफ़ी कंट्रीज को अपने साथ अलाई कर लिया था ताकि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग बड़ा मिलिट्री बेस बना लें और एक डोमिनेंस क्रिएट कर लें। जैसे कि यूएस ने नेटो के साथ संयोग कर लिया था जहाँ जिसमें 30 अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज थी, और वहीं सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट किया था जिसके अंदर करीबन 7 यूरोपियन कंट्रीज थी। तो ऐसे करके सोवियत यूनियन और यूएस ये लोग अपनी अपनी क्षमता बढ़ा रहे थे ताकि ये लोग एक कोल्ड वार कर सकें और एक दूसरे के प्रति अपना डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर सकें। सो अब इस कोल्ड वार के चलते, जो कि कब से चालू हुआ था 1947 से लेकर 1991 तक ये कोल्ड वार चलता रहा, और इसमें जहाँ स्ट्रैटेजी का काम हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ। तो क्यूबा एक छोटा सा कंट्री था, एक छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे यूएस जिसको कैप्चर करना चाहता था, और उस समय क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था, जो लीडर था, वो था फिडेल कास्ट्रो। तो यूएस ने 2 बार इस पर अलग तरीके से इसको कैप्चर करना चाहा। पहले उसने किया जिसको हम लोग कहते हैं बेज ऑफ पिग, तो वहाँ पे जाके इसने क्या किया, जो भी क्यूबन गवर्नमेंट के जो एंटी गवर्नमेंट लोग थे उनको CIA की तरफ से ट्रेन किया क्यूबा में कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि फिडेल कास्ट्रो बहुत ही गवर्नमेंट लीडर था, उसने इस स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया। दूसरा तरीका था, उन्होंने क्या किया कि उसमें जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो इन्होंने इटली और टर्की में प्लेस कर दिया ताकि वो कभी भी जो है न्यूक्लियर वार इस पर क्यूबा पे कर सके। क्यूबा ये चीज़ को भाग गया और उसने रशिया से, सोवियत यूनियन से इस चीज़ की मदद मांगी कि आप मेरी इसकी मदद करिए, और सोवियत यूनियन रेडी हो गया और उसने जो है न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी मिलिट्री वेपन्स जो है वो धीरे धीरे करके शिप रूट के ज़रिए वो क्यूबा में डिप्लॉय करना चालू कर दिया। कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जो है फ्लोरिडा के ऊपर से स्पाई हेलीकॉप्टर गुजरा और उसने अपने फोटोग्राफ्स में क्यूबा के ऊपर ये मिलिट्री बेस को जमते हुए देखा, और फिर उन्होंने वहाँ से जो मैंने आपको बताया कि एक कर्नल जो है वो निकला। वो कर्नल क्या था कि तुरंत जो है जो प्रेसिडेंट उस समय के जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने जो है बोला कि हम नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, हम नेवी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे ताकि सोवियत यूनियन की तरफ से क्यूबा की तरफ या किसी भी देश की तरफ से क्यूबा की तरफ कोई भी वेपनरी ना आ पाए। तो इस चीज़ को आप कैसे समझाएंगे, कर्नल कैसे, अब जब ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई और इसको जब इन्होंने कम्युनिकेट किया, इस स्ट्रैटेजी को कम्युनिकेट किया, तो इसमें इन्होंने ये कर्नल यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो पहला चीज़ था डायग्नोसिस। तो इन्होंने अक्टूबर 22 को 1962 में इन्होंने कम्युनिकेट किया अमेरिका की जनता को। कैसे कम्युनिकेट किया, तो पहला हमारा कर्नल का जो पहला पार्ट होता है वो होता है डायग्नोसिस। तो उन्होंने बोला कि मैंने डायग्नोसिस क्या किया कि क्यूबा के ऊपर एक मिलिट्री बेस
तो देखा गया जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स, वहाँ पे न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियर वारफेयर की तैयारी कर रही है, वहाँ पे ये जाना गया है, ये डिटेक्ट हुआ है। तो ये क्या चीज़ है? डायग्नोसिस है, ये चैलेंज है। दूसरा उन्होंने कम्युनिकेट किया गाइडिंग पॉलिसी। उन्होंने ये पॉलिसी गाइड बनाई कि कभी भी हम लोग जो है कोई भी न्यूक्लियर वेपन या कोई भी वारफेयर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, और कोई भी देश अगर इसको यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसको हम रोकेंगे। तो ये इन्होंने बनाया गाइडिंग पॉलिसी। और जो इन्होंने चैलेंज, इन्होंने जो एक्शन क्या लिया, एक्शन उन्होंने लिया कि हमने क्या किया है, एक नेवल ब्लॉकेड कर दिया है ताकि जो है आपका कोई भी शिप जो है वो क्यूबा की तरफ ना जा पाए। इस कम्युनिकेशन से, इस कर्नल के कम्युनिकेशन से सोवियत यूनियन जो है वो इसने प्रस्ताव यूएस को दिया कि वो अपना जो भी न्यूक्लियर वेपन या जो भी मिलिट्री वेपन वो शिप कर रहा था क्यूबा की तरफ, वो वापस लेगा। लेकिन बशर्ते यूएस को टर्की और इटली में से अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल से वो हटानी पड़ेगी। ये पैक्ट तैयार हो गया और क्यूबा में से सोवियत यूनियन ने वापस ले लिया, और उधर से उन्होंने इटली और टर्की में से अपनी जुपिटर मिसाइल्स वापस ले लिए। तो दोस्तों, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हुई, किस तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि बेस स्ट्रक्चर की वजह से आपके कितना प्रॉपर कम्युनिकेशन गया, और एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि बाद में जो कोल्ड वार था वो न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ने वाला था, उसको रोक लिया गया। तो कभी भी आपको किसी को कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी हो, कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो कर्नेल का इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी को बताना हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसी कहानी है जो आप बता के आप अगर स्टूडेंट्स को, अपने कलीग को, अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या अपने फ्रेंड्स को, अटेंडेंट्स को बता सकते हैं कि कैसे आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ और कहानियों के साथ आता रहूँगा। थैंक यू।